हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का हमारा विषय है जूझ उपन्यास वितान भाग 2 से। सर्वप्रथम जो जूझ उपन्यास के जो रचयिता है आनंद यादव जी। आनंद यादव जी का जो जीवन वृत्तांत है वो जानेंगे। इनका जन्म सन 1935 कागल कोल्हापुर यानी कि महाराष्ट्र में। वो पूरा नाम आनंद रतन यादव। पाठकों के बीच इन्हें आनंद यादव के नाम से जाना जाता है। मराठी एवं संस्कृत साहित्य में इन्होंने स्नातकोत्तर की जो डिग्री है वो प्राप्त की। और डॉक्टर आनंद यादव बहुत समय तक पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में इन्होंने कार्य किया। अब तक लगभग 25 पुस्तकें इन्होंने प्रकाशित की। उपन्यास के अतिरिक्त कविता संग्रह, निबंध, समालोचनात्मक आदि पुस्तकें भी इन्होंने प्रकाशित की। भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित नटरंग हिंदी पाठकों के बीच भी ये चर्चित है। यहाँ प्रस्तुत अंश जूझ उपन्यास से लिया गया है, जो सन 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। ये था आनंद यादव जी का जीवन वृत्तांत। और अब आनंद यादव जी के द्वारा रचित जो उपन्यास है जूझ, जूझ एक उपन्यास के रूप में लिखा गया है। कैसी विधा ये उपन्यास, और इसको एक आत्म कथ्यात्मक शैली के रूप में लिखा है लेखक ने। जूझ का जो सर्वप्रथम जो अर्थ होता है वो होता है संघर्ष। संघर्ष, अब ये संघर्ष है क्या? इस संघर्ष में लेखक ने स्वयं के बारे में बताया, अपने बारे में बताया। ये बहुत चर्चित उपन्यास रहा है अपने युग का। और इस उपन्यास में लेखक ने पूरी की पूरी अपने जीवन के बारे में पूरी कहानी बताई है। क्या कहानी बताई है कि ये जो लेखक है आनंद यादव जी, आनंद यादव जी चौथी कक्षा को पास कर चुके थे और 5वीं कक्षा में पढ़ने के लिए बड़े ये उत्कुंठ थे। यानी कि इनकी प्रबल इच्छा थी कि ये अच्छे से पढ़े लिखे। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही चौथी कक्षा इन्होंने पास की, चौथी कक्षा पास करने के बाद इनके जो पिताजी थे, जिन्हें ये दादा भी कहते थे, तो उन्होंने क्या किया, इन्हें स्कूल भेजना बंद कर दिया और खेतों के कार्य में, खेत के काम में इन्हें लगा दिया। और इस तरह से जो आनंद यादव जी थे वो पूरा का पूरा जो अपना पूरी दिनचर्या खेतों के काम में ही किया करते थे। आनंद यादव जी की यानी कि लेखक की एक प्रबल इच्छा थी कि वो पढ़ लिख कर अच्छे से एक शिक्षित व्यक्ति बने, एक सरकारी नौकरी प्राप्त करे। और इस तरह से इस खेती बाड़ी से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। इस खेती बाड़ी के कार्य से वो अपने आप को अलग रखना चाहते थे। लेकिन पिताजी क्या चाहते थे? पिताजी लेखक को उस खेत के कार्य में लगाना चाहते थे। और इस तरह से जो मानसिक तौर पर लेखक थे वो काफी परेशान हो चुके थे। उन्होंने क्या किया, एक बार जब उनकी माँ उपले बना रही थी तो उन्होंने क्या किया, लेखक ने अपनी माँ की सहायता की। इस तरह से पानी देते रहे अपनी माँ को उपले बनाने के लिए। और उन्होंने माँ से अपनी इच्छा जाहिर की कि माँ, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, अच्छे से शिक्षित बनना चाहता हूँ और पढ़ लिख कर मैं एक सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहता हूँ। लेकिन क्या हुआ, माँ ने उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुना। और माँ ये सभी कुछ जानती थी कि अगर ये सभी बातें उसके पिता को पता चली तो वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित होंगे, ज्यादा क्रोध करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, दत्ता राव जी उन्होंने अपने बेटे को एक सलाह दी कि क्यों न राव जी के पास जाएं और राव जी के पास जाकर ये सभी की सभी समस्याएं राव जी को बताए। वो हमारी इस समस्या का कोई ना कोई निराकरण करेगा। तो माँ बेटे ने योजना बनाई और इस तरह से वो राव जी के पास गए। राव जी कौन थे? राव जी गांव के एक बड़े ही सम्मानित जमींदार थे और लेखक के दादाजी अपने समय में उनके खेतों में काम किया करते थे। इस तरह से वो
लेखक के दादाजी के साथ भी उनके अच्छे संबंध थे और गांव में वो बड़े ज्यादा सम्मानित व्यक्तियों में से एक थे। और गांव के लोग क्या करते थे, उनका मान सम्मान तो करते ही करते थे, लेकिन जो राव जी थे, राव जी भी जो व्यक्ति अगर कोई भी उनके पास सहायता मांगने के लिए जाता तो वो उन्हें सहायता अवश्य देते थे। तो इस तरह से जैसे ही लेखक और उनकी माँ अपनी समस्या का निराकरण कराने के लिए राव जी के पास गए, तो राव जी के पास जाने पर उन्होंने क्या किया, अपनी समस्या बताई कि जो लेखक के पिताजी है वो कुछ भी काम धाम नहीं करते और छोटी सी उम्र में ही लेखक को खेत के कार्य में लगा दिया। लेकिन लेखक इसकी मेरे बेटे यानी कि लेखक की जो प्रबल इच्छा है, ये आगे पढ़ना लिखना चाहते हैं और एक शिक्षित नागरिक बनकर सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, ये इनकी एक प्रबल इच्छा है। लेकिन इनके पिताजी पूरा का पूरा जो दिन है वो ऐसे ही ऐशो आराम में गुजार देते, तो घर की तरफ किसी प्रकार का कोई भी विशेष ध्यान नहीं देते। तो लेखक को और उसकी माँ को राव जी ने इस समस्या से निपटने के लिए उन्हें एक उक्ति सूझी कि आप ऐसा करें, जैसे ही इनके पिताजी घर पर आ जाते हैं तो आप उन्हें एक संदेश दे देना कि राव जी आपको अपने घर बुला रहे हैं। तो उनकी माँ ने, लेखक की माँ ने बताया कि अगर इस तरह से उन्हें मेरी और आपके बीच में जो बातचीत हुई है, इस बातचीत का पता चला तो हमारे से झगड़ा करेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, कौन कहते हैं ये बातें, लेखक की माँ राव जी को बोल रही है कि मेरा आपसे निवेदन है कि आप है ना उन्हें किसी प्रकार की कोई भी बातचीत, हमारे बीच में जो बातचीत हुई है वो न बताए। और किसी न किसी राव जी ने उन्हें बताया कि आप पहले आप अपने बेटे को भेज देना किसी न किसी बहाने से, और फिर आप बाद में आप ये बोल देना राव जी के घर पर सब्जी देने के लिए आई थी। और उस समय जिस समय आप आए और लेखक के पिताजी भी मेरे पास हो, उस समय आप क्या करना, उस समय जो भी बेधड़क होकर आप सवाल जवाब करना, और मैं उनसे अच्छे से उन्हें डांटूंगा और उन्हें अच्छा राह दिखाऊंगा, गाइडलाइन अच्छे से करूंगा। तो इस तरह से जैसे लेखक के पिता घर पर आए, लेखक की माँ ने उनको बताया कि आपको राव जी बुला रहे हैं, तो वो उधर चले गए, फिर लेखक चले गए, फिर लेखक की माँ चले गई, तो वहां पर उन्होंने सभी बातें उनके सामने उगल दी, राव जी के सामने। अब राव जी ने क्या किया, लेखक के पिता को डांट फटकार लगाई, और अंत में क्या हुआ, लेखक के पिताजी लेखक को पढ़ाने के लिए उन्होंने मंजूरी दे दी, लेकिन एक शर्त रखी कि आप सुबह 11 बजे तक खेत में काम करोगे, उसके बाद खेत में काम करने के बाद आप स्कूल जाओगे, और स्कूल में जाने के बाद यानी कि स्कूल की पढ़ाई समाप्त होने के बाद आप घर आकर 1 घंटा फिर काम करोगे। इस तरह से ये शर्त रखी गई। तो लेखक ने क्या किया, लेखक ने मंजूर कर ली वो शर्त, और इस तरह से लेखक ने मंजूर की। तो लेखक ने आग्रह किया कि इस समय मैं 5वीं कक्षा में हूँ और जनवरी का महीना चल रहा है, अगर अभी से मुझे स्कूल भेजना शुरू कर दोगे तो ये 2 महीने में मैं कड़ी मेहनत करके 5वीं कक्षा को पास कर जाऊंगा। तो इस तरह से वो शर्त जो रखी थी लेखक के पिता ने, वो लेखक ने मान ली। तो इस तरह से लेखक ने स्कूल में जाना शुरू किया। स्कूल में जाना शुरू किया तो लेखक किसी से भी परिचित नहीं थे। वहां पर क्या था, लेखक सिर्फ 2 विद्यार्थियों से परिचित थे जो कि उसकी गली के ही थे। तो बाकी जो बच्चे थे लेखक के पहनावे का वो मजाक किया करते थे। इस तरह से लेखक थोड़े से मानसिक रूप से परेशान हो गए। लेखक ने घर पर आकर ये सभी बातें अपनी माँ को बताई, और माँ ने क्या किया, उनके लिए एक टोपी खरीदी, और टोपी खरीदने के बाद उनका जो पहनावा था वो बदल दिया। तो अब जो वहां पर पाटिल जी थे, पाटिल एक होशियार विद्यार्थी थे, वो कक्षा के मॉनिटर भी थे और पूरी कक्षा में उनका मान सम्मान था। तो अब लेखक का और उनका संबंध आपस में बन गया। इस तरह से जो वहां पर मास्टर जी थे वो सभी के सभी, चाहे वो गणित के मास्टर जी हो या फिर कोई अन्य अध्यापक हो, वो सभी के सभी लेखक का भी मान सम्मान करते थे, और उनके साथ जो उनके मित्र थे पाटिल जी, उनका भी, क्योंकि वो तो कक्षा के मॉनिटर थे ही।
अब लेखक ने लिखना शुरू किया और लेखक ने कविता लिखनी शुरू कर दी। और इस तरह से लेखक जब भी कविता या कोई भी रचना लिखते थे, तो जब भी उन्हें समय मिलता था, तो समय मिलने पर वो क्या करते थे, वो मास्टर जी के पास चले जाते थे उसे दिखाने के लिए कि इसमें किस प्रकार की अशुद्धियां, उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए वो मास्टर जी के पास चले जाते थे। अब मास्टर जी क्या करते थे, उन्हें सलाह देते थे कि बेटे इसमें अलंकार, रस, छंद, गुण, इस प्रकार की चीजों की आवश्यकता होती है और तभी ये रचना अच्छे से बन पाएगी। इस तरह से कहने का तात्पर्य ये है पूरे के पूरे अध्याय का, पूरे के पूरे उपन्यास का, कि ये जो यानी कि जूझ से अभिप्राय क्या है, जूझ से अभिप्राय संघर्ष से ही है। यानी कि कहने का तात्पर्य लेखक ने अपना आजीवन यानी कि पूरा का पूरा जो जीवन है वो संघर्ष में व्यतीत किया है और इस तरह से संघर्ष में व्यतीत करते हुए उन्होंने सफलताओं को हासिल किया। यानी कि वो एक अच्छे, एक बहुत चर्चित लेखक बन पाए हैं, किसके कारण, संघर्षों को झेलते हुए उन्होंने अपनी सफलताओं की जो सीढ़ियां थी उन पर वो दिन प्रतिदिन चढ़ते गए। तो ये पूरी की पूरी इस अध्याय की कहानी है। यानी कि ये लेखक ने पूरे अध्याय में किसके बारे में बताया है, अपने बारे में बताया है, खुद के बारे में। यानी आत्मकथ्यात्मक का मतलब क्या होता है, स्वयं के बारे में बताना, खुद के बारे में बताना। अब इस अध्याय को शुरू करते हैं। पाठशाला जाने के लिए मन तड़फता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती। अब ये जो दादा शब्द है, ये बार बार प्रयोग होता है इस अध्याय में। यहाँ पर दादा से अभिप्राय है पिताजी के लिए मान सम्मान के रूप में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। हिम्मत नहीं होती कि मैं पढ़ने जाऊंगा। डर लगता था कि हड्डी फसली एक कर देगा, इसलिए मैं इस ताक में रहता कि कोई दादा को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा या कुछ भी नहीं लग पाना, यानी कि किसी प्रकार से कोई भी सफलता प्राप्त न हो पाना। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा। यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। गड्ढे में धकेलना यानी कि समाप्ति की ओर, यानी कि नष्ट कर देना, बिल्कुल समाप्त कर देना, उसका अंत कर देना, अंत की ओर धकेलना, लेकर जाना, अंत की ओर लेकर जाना। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, विठोबा आना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहे। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पैरने का कोल्हू चलाना होता है। अब कोल्हू चलाने से क्या अभिप्राय, एक ऐसा यंत्र होता है, पुराने जमाने में होता था, आजकल भी कुछ राज्यों में मिलता है। कोल्हू से अभिप्राय एक ऐसा यंत्र है जो गन्ने को रस के रूप में बदल देता है। यानी कि रस निकालने का जो यंत्र होता है, गन्ने से रस निकालने का जो यंत्र होता है, उसको कोल्हू बोलते हैं। अब लेखक क्या करते थे, पूरा का पूरा दिन खेत में काम करते, कोल्हू पर काम क्या करते थे। अब आगे देखिए, कोल्हू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ से ईंट की अच्छी खासी कीमत मिल जाती। यह उसकी समझ कुछ हद तक सही थी। जब चारों ओर कोल्हू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती। बहुतायत यानी कि ज्यादा मांग होना, बहुत ज्यादा उसकी डिमांड होना, और भाव नीचे उतर आते। भाव नीचे उतरना यानी कि सस्ता हो जाना, सस्ता हो जाना। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता और हमारे जैसे खेतों पर ही बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे। उनका मत था कि यदि ईख को और कुछ दिन खेत में खड़ी रहने दिया गया तो गुड़ जरा ज्यादा निकलता है। यानी कि ईख को अच्छे से पकने देने का मतलब है, कहने का तात्पर्य यही है, लेखक ये चाहते थे कि इस ईख को अच्छे से पकाया जा सके, और ईख को अगर अच्छे से पकाया जा सकेगा तो ज्यादा भी निकलता है और उसके अंदर मिठास भी ज्यादा होती है। देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस
में पानी की मात्रा कम होती है और रस गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण ज्यादा गुड़ निकलता है। लेकिन दादा की समझ से गुड़ ज्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज्यादा मिलना चाहिए, यानी कि उसके पिताजी क्या चाहते थे, गुड़ ज्यादा ना निकले लेकिन उसकी जो कीमत है वो ज्यादा होनी चाहिए। चाहे भले ही गुड़ खेत से कम मात्रा में निकल जाए, लेकिन उसका जो रेट है, उसका जो उचित दाम है वो अच्छा होना चाहिए। ये उनके दादा यानी कि पिताजी की सोच थी, ऐसी सोच थी उनके पिताजी की। लेकिन लेखक ये ऐसा चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा गुड़ खेत से ज्यादा मात्रा में गुड़ की प्राप्ति हो। इसलिए सारे गांव भर में हमारा कोल्लू सबसे पहले शुरू होता था। अब इसमें अगर कोई क्वेश्चन किया जाए, मान लो ये एक क्वेश्चन इसमें बने कि लेखक पूरा का पूरा लेखक के पूरे दिन की दिनचर्या क्या थी, तो ये सभी पंक्तियां आप क्या करोगे, इसमें से मुख्य जो पंक्तियां हैं तो ये आप उसमें लिख दोगे। आगे देखिए, इसी कारण वह इस वर्ष भी शुरू हुआ और हम उससे जल्दी निपट गए, आगे के काम में लग गए। सभी जन होता है लोग, आदमी धूप में लेटे हुए थे। माँ धूप में कंडे थाप रही थी। कंडे कंडे क्या होता है, उपले, गोसे। थापना यानी कि बनाना। मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था। कुछ ना कुछ बातचीत भी कर रहे थे। कौन बातचीत कर रहे थे? लेखक और लेखक की माँ के बीच में आपस में बातचीत चल रही थी। कब? जिस समय लेखक की माँ कंडे थाप रही थी, उस समय की बात है। हम दोनों ही थे, इसलिए यह सोचकर कि बात माँ से कहनी चाहिए, और मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी। माँ ने कहा, अब तू ही बता, मैं क्या करूं? क्या करूं का मतलब क्या करूं? पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरहेला सुअर की तरह गुर्राता है। तुझे मालूम है, माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई में बैठा हुआ था। जंगली सुअर से अभिप्राय यहाँ पर किससे अभिप्राय है? जंगली सुअर से अभिप्राय है, यानी कि ये सभी बातें किसके लिए कही गई हैं? ये सभी बातें लेखक के पिताजी के लिए कही गई है, क्योंकि वो जब भी क्रोधित होता है उनकी तुलना जंगली सुअर से की है। किसने? इस अध्याय में लेखक के पिता की तुलना जंगली सुअर से की गई है। अब मल्ला यानी कि खेती के सभी काम बीत गए, मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया है। इसलिए कहता हूं तू दत्ता जी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में क्या है। आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे, मैं चलूंगा तेरे साथ। तू उन्हें सब कुछ समझाकर बता दे तो वे दादा को ठीक तरह से समझा सकेंगे। अब इसमें दत्ताजी राव कौन है? मैंने आपको अध्याय की जो स्टोरी बताई थी उसमें भी बताया था कि दत्ताजी राव से अभिप्राय यहाँ पर गांव के एक बहुत ही सम्मानित जमींदार है और पूरे गांव में उनका मान सम्मान है, और लेखक के दादाजी भी उनके खेतों में काम किया करते थे। दत्ताजी राव वही व्यक्ति है। आगे देखिए, ठीक है चलेंगे। माँ ने हाँ तो की, लेकिन अंदर से माँ के सर में उदासी थी। मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। मेरी तड़फन वह समझती थी। 7वीं तक पढ़ाने की उसके मन में तैयारी थी, लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था। रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया। वे इस बात से सहमत हो गए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमा बाई के पास गुजार देता है। दादा से अभिप्राय लेखक के पिता से। खेती के काम में हाथ नहीं लगाता है। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर आजादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया है। जोत देना यानी कि लगा देना।
यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले, आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं अच्छी तरह देख। उठते उठते मैंने भी दत्ता जी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है, अब परीक्षा नजदीक आ गई है। मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दुराई कर ली, दुराई यानी कि उसको दोहरा लेना, अच्छे से पढ़ लेना कर ली, तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। इस तरह मेरा साल बच जाएगा। अब खेती में ऐसा कुछ काम नहीं है, मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार में चला गया है। कौन कहता है ये बातें? लेखक दत्ताजी राव के सामने अपनी मन की बातें प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ, जब वह आ जाए तो मेरे पास भेज देना, और उसके पीछे से घड़ी भर बाद मैं तू भी आ जाना रे छोरा। छोरा यानी कि लड़का, किसके लिए प्रयुक्त किया दत्ताजी राव ने? लेखक के लिए। जी कहकर हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सभी बातें कही हैं, यह मत बता देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं है। माँ अकेली, यानी कि यहाँ पर खैर नहीं, अभिप्राय से अभिप्राय क्या है कि जो लेखक की माँ है वो अपने पति से यानी कि अपने स्वामी देव से बहुत ही डरती थी, इसलिए वो किसी के घर आना जाना इतना नहीं रखती थी। माँ अकेली साग बाजी देने आई थी, यह बता देंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूंगा। देख, उसके सामने ही उससे कुछ पूछूंगा तो निडर यानी कि बिना डर के होकर साफ साफ उत्तर देना, डरना मत। निडर में अव्ययी भाव समास है। नहीं जी, मैं माँ के साथ लौट आया। 1 घंटा रात बीते दादा घर पर आया, मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा, सागबाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया है, खेत से आ जाने पर जरा इधर भेज देना, कुछ काम वाम था। दादा ने अधीरता से पूछा। अधीरता क्या होती है? व्याकुलता, बेचैनी। मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने, तो मैं तो आता हूँ, अब तक तू रोटियां सेक ले, गणपा आए तो उसे खेतों पर भेज देना पहले ही। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी। अब बाड़ा क्या होता है? बाड़े से अभिप्राय है यानी कि जहां पर पशु इत्यादियों को बांधा जाता है। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा कि अब तू जा, कहना जिम ने बुलाया है। जिम ने यानी कि भोजन करने। अच्छा, मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। राह देखना, इंतजार करना। क्यों आया रे छोरे? दादा को बुलाने आया हूं, अभी खाना नहीं खाया है। बैठ बैठ थोड़ी देर, अभी तो आया है वह मेरे पास। जी मैं बैठ गया। धीरे धीरे दत्ता जी राव पूछने लगे, कौन सी में पढ़ता है रे तू? जी मैं 5वीं में था, किंतु अब नहीं जाता हूँ। क्यों रे? दादा ने मना कर दिया है, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। क्यों रे रत्नापा? हाँ जी। फिर तू क्या करता है? सरकार ने दादा से जिरह करना शुरू किया। जिरह क्या होता है? बहस। जिरह क्या होता है? बहस करना शुरू किया तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया, उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई। देसाई के मल्लायानी खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी प्रकार की किसी काम की तरफ नहीं रहा। अब यहाँ पर क्या था? पूरी की पूरी प्लानिंग माँ की, लेखक की माँ की, लेखक की और दत्ता जी जो राव जी थे, दत्ता जी राव, उनकी पहले से ये सभी योजना थी कि आप इस तरह से ये काम करोगे और जैसे ही आप ये काम करोगे, आप ये काम कर कर
क्या करना, आप इस योजना के अनुसार आप अपने पिताजी को मेरे पास भेज देना और उसके बाद आप वहां पर पहुंच जाना और बाद का काम मैं यहाँ पे निपटा लूंगा। तो खूब हजामत करने से अभिप्राय क्या है, यानी कि खूब हजामत से अभिप्राय डांटना, डांट कर किसी को समझाना, उसका यही अभिप्राय होता है खूब हजामत का। अब आगे देखिए, मन लगाकर वह खेत में श्रम नहीं करता है, श्रम होता है मेहनत करना, फसल में लागत नहीं लगाता है। लुगाई, लुगाई यानी कि औरत के लिए प्रयोग है। लुगाई और बच्चों को काम में जोत कर किस तरह लुगाई और बच्चों को काम में जोतकर किस तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता है और अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरा के जीवन की बलि चढ़ा रहा है। यह सब उन्होंने सुनाया। आज का जो हम अध्ययन करेंगे यहीं तक करेंगे। अब आप में से किसी को कोई भी सवाल जवाब अगर इस अध्याय से करना है तो आप पूछ सकते हो। प्रदीप सर। हाँ जी सर। बच्चों को बोलना अगर किसी को कुछ सवाल जवाब करना है।